हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग ओम्स का नियम और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध को हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि विद्युत विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध वह गुण है जो किसी जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसको आसान भाषा में आप इस प्रकार से समझिए कि जब आप किसी सड़क पर अपने बाइक या साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी सड़क पे ब्रेकर के रूप में कहीं कहीं आ जाता है, तो आप उस ब्रेकर को क्रॉस करने के लिए अपने साइकिल या बाइक में ब्रेक लगाते हैं और धीरे से क्रॉस होते हैं। यानी कि वह ब्रेकर आपके गति यानी कि स्पीड को विरोध करता है, यानी कि स्पीड में विरोध पैदा करता है। इसी प्रकार से जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है तो उस चालक में भी विद्युत धारा को प्रतिरोध करने वाले कुछ गुण होते हैं जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इससे हम कुछ इसके बारे में थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध का प्रतीक आर होता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम को हम सिंबल के माध्यम से ऐसे दर्शाते हैं, ओम होता है ना। यानी कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, ये हो गया भैया आपका विद्युत प्रतिरोध के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो हेडिंग डालते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम विद्युत प्रतिरोध से ही संबंधित है, तो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, यह ओम का नियम जो था जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए इसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो इसके अनुसार बोलता है कि, है ना, ओम के नियम के अनुसार बोला जाता है कि किसी चालक का तापमान स्थिर रहने पर विभव धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ओम का नियम कहता है कि यदि कोई चालक है और उसका तापमान स्थिर है तो विभव जो होता है यानी कि वोल्टेज वह धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना विभव होगा, जैसे जैसे हम विभव बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। ठीक है, तो विभव जो होगा धारा का अनुक्रमानुपाती हो गई। ठीक है, अब इसको हम सिंबल के माध्यम से लिखेंगे। तो विभव को हम भी लिखते हैं, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मतलब धारा। तो इस साइन को हटाने के लिए एक अचर पद आता है जिससे हम बोलते हैं आर। तो ये आई हो जाएगा और एक इसको हटाने के लिए आ जाएगा आर। तो ये होता है वी इजकल टू आई आर। ठीक है, वी इजकल टू आई आर, इसी को बोलते हैं ओम का नियम। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, यहाँ पर भी जो होता है ये विभव हो जाएगा, आई जो होगा विद्युत धारा और आर जो होगा ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ लिख सकते हैं आप कि जहाँ पे भी बराबर विभवांतर या विभव ना, विभव, आई जो होगा विद्युत धारा और आर जो होगा वो आपका प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ से हम दोबारा हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
तो आर की वैल्यू हो जाएगी V बटा में आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर का हम एक और क्या लिख सकते हैं, यानी कि मात्रक लिख सकते हैं कि यहाँ पर आर क्या है, आपका प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का यहाँ से मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक हो जाएगा। देखिए V मतलब इसको बोलते हैं वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट प्रति, और धारा का होता है एम्पियर, प्रति एम्पियर, एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग बोल देते हैं ओम। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम ओम। तो ओम मतलब समझ में आया कि वोल्ट जो होता है, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर में जो ये वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं ओम। तो ये हो जाएगा ओम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या है। अगला टॉपिक है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा भी जाता है, तो आप डायरेक्टली इस सवाल का जवाब समझेंगे और समझ करके इसे याद भी करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से उत्तर में आप लिख सकते हैं कि प्रतिरोध, प्रतिरोध निम्न निम्न कारकों, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, चलिए पहला, ठीक है, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर। ठीक है, यानी कि जितने चालक की लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी चालक की लंबाई पर, यानी कि लंबाई बढ़ेगा, लंबाई, अगर लंबाई बढ़ता है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्या होगा भैया, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया ना, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा है कि चालक की तार की क्षेत्रफल पे, यानी चालक की जो तार है उसकी मोटाई पर, यानी कि उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, है ना। तो इसको बोलते हैं कि चालक, चालक की, चालक की क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, एरिया पर। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि आप अगर एक पतला तार लेते हैं तो उसकी प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और एक मोटा तार लेते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको बोला जाता है कि अगर मोटा तार लेंगे, मोटा चालक, मोटा चालक लेंगे, मोटा चालक का प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम, तथा पतला चालक का प्रतिरोध, का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है पदार्थ का प्रकार, पदार्थ, पदार्थ का प्रकार, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो उसकी रोधकता पर, है ना, रोधकता पर, रोधकता पर। ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। यानी कैसे समझिए कि हर चालक का, हर प्रकार के अलग अलग पदार्थ का रोधकता अलग अलग होती है, इसलिए उसकी प्रतिरोध भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, और चौथा होगा भैया तापमान पे, क्या होगी, तापमान पर, तापमान पर। तो चार फैक्टर होते हैं जिस पर क्या होती है, प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तो चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ऐसे समझिए कि अगर आप पतला तार लेते हैं तो उसकी रोधक ज़्यादा होती है, और अगर मोटा तार लेते हैं तो उसकी प्रतिरोध कम होता है। पदार्थ की प्रकार मतलब होता है कि अलग अलग पदार्थ की जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक वायर जो बना हुआ है लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, एक बना हुआ है कॉपर का बना हुआ है, एक मान लीजिए कि सिल्वर का बना हुआ है, एक मान लीजिए कि कोई और एल्युमिनियम को मान लेते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या हो गए, पदार्थ हो गए। तो अलग अलग पदार्थ की क्या होती है, रोधकता अलग अलग होती है, इसलिए क्या होगी, उसकी भी प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है, तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान घटे तापमान बढ़े तो इस प्रकार से क्या होता है, उसकी प्रतिरोध में भी चेंज होती है। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं या महत्वपूर्ण कारक है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि किसी चालक, किसी
किसी चालक तार का तार का तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध तार की लंबाई तार की तार की लंबाई और तार की लंबाई को हम मान लेते हैं भैया एल। ठीक है, तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती 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 तथा तथा अनुप्रस्थ 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 काट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा जिसे हम बोलेंगे आर, यह जो होता है यह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी तार के यह प्रोपोर्शन होता है। इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, और दूसरा कहता है कि यही जो हमारा प्रतिरोध होगा वह इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/a कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम संयुक्त रूप से लिखेंगे, यानी जोड़ कर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा आर इस प्रोपोर्शनल टू एल बटा में ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक आता है अचर, है ना, कांस्टेंट आता है जिसे हम रो बोलते हैं, और ये रो L/A होता है। ठीक है, अब ये पूछेंगे ये क्या होता है, तो ये होता है आपका प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में रेसिस्टिविटी को बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि भैया ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ, है ना, यहाँ जो होगा R क्या है, L क्या है, A क्या है, और आपका जो ये क्या है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं कि इनका नाम क्या है ना। तो R हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट ये प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल हो जाएगा चालक यानी तार की लंबाई, यानी चालक की तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, चालक तार की यह लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। और ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता। ठीक है, ये प्रतिरोधकता हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, है ना, यहाँ से ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन सारी चीज़ों से एक ये सूत्र बना है कि R = रो L/A होता है ना। इसको हम रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो, क्या पढ़ते हैं भैया, रो। तो इसको हम रो भी पढ़ते हैं, R इससे पढ़ते हैं रो, इंग्लिश में लिखते हैं RHO, रो। ठीक है, तो इसका नाम है रो। ठीक है, अब इस सूत्र के माध्यम से मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि देखिए, जब किसी चालक की तार की लंबाई बढ़ेगा तब प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, सीधा सीधी बढ़ता है। और जब किसी तार की मोटाई बढ़ेगी तो उसकी प्रतिरोधकता घटेगी। तार की जो मोटाई कम होगी तो उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ता है। अगर जितने आप तार पतला लेंगे तब प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तार मोटा लेंगे तब प्रतिरोध कम होगा। इसी प्रकार से तार की लंबाई ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रतिरोध ज़्यादा होगी, तार की लंबाई छोटा लेंगे तो प्रतिरोध छोटा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ें होती है सेम तार में की जाती है ना। मान लीजिए कोई तार लेते हैं, इतना मोटा लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक तार है ना, इसको समझा देते हैं आपको। ठीक है, और ये मोटा हो गया, मान लीजिए कि 1 मीटर तार है, कितना है, 1 मीटर तार है। सेम तार को मैंने ऐसे, भैया सेम ही तार है ना, और ये मान लेते हैं कि भैया ये 2 मीटर तार है, कितना है, 2 मीटर तार है। तो कहने का मतलब है कि 1 मीटर तार की प्रतिरोध 2 मीटर तार की प्रतिरोध से कम होगी। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये कम लंबा है तो इसकी प्रतिरोध कम होगी। और तार का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर ही है। ठीक है, यानी सेम मोटाई के हैं, है ना। तो ये बात बोली जाती है। अब बात ये होगी कि सर आप पूछ रहे होंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है। सर आप थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए कि आखिर ये क्या है। यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आया कि विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ये होगा प्रतिरोधकता हर पदार्थ की अलग अलग होती है जो आपको दी जाती है। ठीक है,
तो आखिर ये है क्या, अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बोलेंगे कि इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी किसी पदार्थ किसी पदार्थ का गुण है, ठीक है, जो बताता जो बताता है कि जो बताता है कि वह धारा वह धारा वह धारा का कितना विरोध करता है, कि वह धारा का कितना विरोध करता है यानी देखिए क्या है, तो यह पदार्थ का एक गुण है जो यह बताता है कि धारा का वह कितना विरोध करता है, यानी कि यह धारा को विरोध करने की क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, यह धारा का विरोध करने का ये क्वांटिटी बताता है कि वो कितना धारा का विरोध कर रहा है। अब ये होगा कि भैया इसका एसआई मात्रक भी कुछ होगा, इसका सिंबल भी कुछ होगा। तो प्रतीक तो आप जानते ही हैं, है ना, कि प्रतिरोधकता का जो प्रतीक होता है ना, प्रतीक जो होता है वो तो आपको पता है कि ये इसका ऐसे प्रतीक होता है, इसको पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं रो। ठीक है, अब भैया इसका एसआई मात्रक भी तो होगा। तो आप बोलेंगे सर एसआई मात्रक इसका क्या होता है, तो इसका एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक किसका, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, सिंबल में ऐसे लिखते हैं ओम और ये मीटर, ओम मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि ओम मीटर होता है और इसी को हम लोग बोल देते हैं भैया क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। सो देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। ठीक है, यानी कि आपको उसी तार की प्रतिरोध निकालनी है जब उसकी लंबाई आधी हो जाए और मोटाई 2 गुनी हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम कि दिया है में लिखते हैं कि क्या क्या दिया है भैया। ठीक है, तो तार की लंबाई दिया गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई भैया दिया गया था एल। ठीक है, चालक तार की लंबाई एल दिया गया था। ओके, चालक तार का क्षेत्रफल दिया गया था, चालक तार का क्षेत्रफल दिया गया था ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं भैया, यहाँ से हम लोग निकालते हैं भाई इसके प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसलिए प्रतिरोध निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू रो L/A। ठीक है, ये पहले इक्वेशन बना देंगे, यहाँ से ये निकल जाएगा। अब दूसरा मेथड के अनुसार यानी कि हम ये लिखेंगे कि है ना दूसरी स्थिति अनुसार है ना चालक तार की लंबाई कितना हो जाएगा, चालक तार की लंबाई L/2 हो गया। ठीक है, और चालक तार का क्षेत्रफल बोला जा रहा है भैया 2a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा रो, और यहाँ पर l जो हो जाएगा आपका हो जाएगा L/2, और जो एरिया हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बाटा में, आपको पता ही है बाटा में हम लिखेंगे 2a हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा रो, है ना, और ये होगा L/4a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये 4a हो जाएगा। ठीक है, 4a हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख देंगे। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसको थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रतिरोध हमको दिया गया था, तो इसकी प्रतिरोध 4 दिया गया है, तो 4 बराबर हम यानी रो/L इक्वल टू a लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम जो प्रतिरोध निकालने वाले हैं उसकी वैल्यू कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका r निकालना हमें। ओके, और ये देखिए ये हो जाएगा रो, इसको L/A लिख सकते हैं, और गुणे ये 1/4 लिख सकते हैं, 1/4, और इसकी जो वैल्यू दी गई है कितना बराबर है, 4 की बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा r इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कि यदि चालक की लंबाई L है और चालक का तार का क्षेत्रफल A है,
तो उसका प्रतिरोध 4 आया था। तो अगर उसी तार की लंबाई को हम आधी कर देते हैं और क्षेत्रफल को दुगुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, यानी प्रतिरोध को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, मुख्य रूप से प्रतिरोध दो प्रकार से जोड़ी जाती है ना। तो यहाँ से लिखेंगे मुख्यतः मुख्यतः प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन संयोजन दो प्रकार से की जाती है, दो प्रकार से की जाती है की जाती है। ठीक है, यानी कौन कौन सी होती है भैया। तो एक होता है भैया आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सी क्रम होती है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और दूसरा होता है भैया, दूसरा होता है आपका समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। दूसरा लिख देंगे समांतर समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, ये दो होता है। ओके, हम दोनों को आपको बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसे हम पहचानेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम ऐसे घेर देते हैं। ओके, ताकि आपको हल्का फुल्का ये समझ में आता रहे। ओके, ठीक है। देखिए, जब हम प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से, जैसे कि ये प्रतिरोध हो गया और दूसरा प्रतिरोध ये हो गया। ठीक है, और तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। ओके, ठीक है, यानी कि जब इस प्रकार से हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कि प्रतिरोध होता है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो ये R1, R2 और R3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समांतर क्रम में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका ये एंड है, तो इसका ये जो एंड है इसका पहले, यानी दोनों का एंड क्या है, देखिए इसका जो एंड है और इस प्रतिरोध का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के अगर जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम कहा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, और ये प्रतिरोध हो गया और दूसरा प्रतिरोध इसके यहीं से नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि एक दूसरे के छोर से नहीं जोड़े जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि इस पॉइंट से हम इसको जोड़ दिए और प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिए, है ना, और इसको जाकर यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक, इस प्रकार से एक ऐसे लाया हमने और ऐसे जोड़ दिया, है ना, और इसको ले जाकर यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, यानी कि ये तीनों प्रतिरोध जो होते हैं दो बिंदुओं के बीच में जोड़े जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये मान लेते हैं हम, ये R1 हो जाएगा, ये R2 मान लेते हैं और ये R3 हो जाएगा। देखिए R1 भी मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ए से और बी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से R2 जो भी है ए और बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। फिर R3 जो है ये भी ए और बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही पॉइंट से तीनों रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो इसे बोलते हैं समांतर या पार्श्वक्रम श्रेणी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है ना, क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में हम समझते हैं, है ना। तो कहेंगे कि अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कुल हमारा प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भैया उसको बोलते हैं कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर हम श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालते हैं कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, है ना, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ठीक है, ऐसे ही मान लिया 10 हो गए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6 ऐसे ही जोड़ देंगे। यानी श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना है, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए यानी कैपिटल R निकालने के लिए सभी प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, सभी प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, सभी प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। आपको जितना जोड़ना है उतना जोड़ सकते हैं। तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। ठीक है, अब ये होता है कि भैया इसकी कुछ विशेषताएं भी तो हो सकती है। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जब भी कोई प्रतिरोध होता है तो उसमें मुख्य रूप चीज़ होती है कि इसमें धारा समान होती है। क्या होती है भैया, इसमें धारा समान होती है, धारा समान होती है, यानी कि जो विद्युत धारा होगी वह R1 R2 R3 यानी जितने भी प्रतिरोध होगा उसमें विद्युत धारा समान रूप से बहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इसमें धारा समान होती है ना। इसके बारे में थोड़ा हम पॉइंट लिखते हैं कि भैया इसका जो होता है कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है कुल प्रतिरोध बराबर, ठीक है, कुल प्रतिरोध, इसको देखिए ये सीधा जुड़ा गया है तो इसको हम बटा में करके जोड़ते हैं, 1 बटा में
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समांतर क्रम में, है ना। तो यानी कि कुल हो जाएगा R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समांतर पार्श्व क्रम श्रेणी में जो भी प्रतिरोध होते हैं उनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है भैया, तो इसकी विशेषताएं होती है कि इसमें विभवांतर समान होती है, विभवांतर विभवांतर समान होती है, समान होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसमें विभवांतर क्या होगी, समान होगी। और इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान होती है। ठीक है, इसमें यानी कि विभवांतर को हम भी बोलते हैं, इसमें भी समान होता है और इसमें आई समान होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है ना, ये हमारा प्रतिरोध होते हैं श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में जोड़ने का नियम। ठीक है, अब बोलेंगे सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आसान आता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है ना। ये मान लेते हैं कि 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे बताइए कुल कितना प्रतिरोध होगा, तो हम आर की मान निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 2 ओम को प्लस 3 ओम को प्लस का 5 ओम को, 5 ओम को क्या कर देना है, जोड़ देना है सिंपली। तो हो जाएगा 3 2 5 5 10, यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि इस श्रेणी में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध 10 हो जाएगा। सिंपली अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आ जाए आपका पार्श्वक्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं पहले, है ना, ऐसे। ठीक है, एक ये जोड़ देते हैं और एक ये इधर से ला कर जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो इसको हम वही मान लेते हैं, इसको भी 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा कुल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, 2 3 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा आपका, सोचिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आर हो जाएगा आपका 15 10 कितना होगा, 25 6 31, 31/30 हो जाएगा, 31/30 हो जाएगा टोटल आपका रेसिस्टेंस। ठीक है, ऐसे होगा भैया। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते हैं, है ना। देखिए इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं, है ना, थोड़ा पॉइंट याद आ गया। ओके, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका जो ये तुल्य प्रतिरोध आता है, यानी कुल प्रतिरोध जो आता है, यानी कि इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, के मान से अधिक होता है, अधिक होता है। अब बोलेंगे सर नहीं समझ में, देखिए हमारा जो तुल्य प्रतिरोध कितना है, 10 ओम आया है। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे अधिकतम प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। तो कह रहे हैं कि ये जो आया तुल्य प्रतिरोध का मान है वह इसमें अधिकतम जो प्रतिरोध है उससे भी ये ज़्यादा है। तो सही में ज़्यादा है कि नहीं बताइए। ये अधिकतम जो प्रतिरोध है 5 ओम है और तुल्य प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। तो अधिकतम प्रतिरोध से जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है ये अधिक होता है, ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या कहता है कि देखिए भैया इसमें जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है, तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। बात सही है। ठीक है, देखिए जो तुल्य प्रतिरोध आया है यह कितना है, एक से थोड़ा ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ 30 होता है, ये 30 होता था, 1 ओम के बराबर होता है, लेकिन 31 है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको कटा कर देखते हैं तो कितना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये लगभग आ रहा है 1.03 ओम। ठीक है, तो ये जो तुल्य प्रतिरोध का मान आया है 1.03 ओम, यह सबसे कम इसमें जो प्रतिरोध है यानी कि 2 ओम है, इससे भी क्या है, कम है। तो वही बातें कहा जा रहा है कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है इसमें से जो कम है यानी सबसे कम वाला प्रतिरोध है उससे भी कम आता है। तो बात तो सही है, तो यही बातें थोड़ा आपको याद रखना है, ध्यान देना है। ठीक है,
सो माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट तो पूरा खत्म हो गया। अब अध्याय एक नज़र में, ठीक है, जो हमने चीज़ पढ़ा है उसको थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि विद्युत जो आवेश होता है इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं और दो प्रकार का होता है, एक धनावेश जिसे हम प्लस वाले साइन बोलते हैं और ऋणावेश जिसे हम ऋण बोलते हैं, ठीक है। साम्यान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी समान जो आवेश वाली वस्तुएं होंगी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी तथा जो विपरीत आवेश वाली वस्तुएं होंगी एक दूसरे को आकर्षित करेगी। क्या करेगी? आकर्षित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है तथा विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ठीक है। ओके, यानी प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन प्लस माइनस आकर्षित करेगा। विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो किसी चालक में अगर जो प्रवाह की आवेश की प्रवाह है, एक सेकंड में कितना प्रवाह हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यदि किसी चालक में क्यू आवेश है और टी समय में प्रवाहित होती है तो चालक में विद्युत धारा क्या होगी? आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। आई क्या है? विद्युत धारा है। क्यू क्या है? आवेश है। टी क्या है? आपका समय है ना। ये हो जाएगा आपका विद्युत धारा, ठीक है। यहाँ से देखिए लिखा है कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसी को एम्पियर कहते हैं, जिसे एम से हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। एम्पियर होता है। विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कोई अनंत से हम धनावेश को ला रहे हैं, कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ से अगर यहाँ पर हम ला रहे हैं, यह एक विद्युत क्षेत्र है, तो इस धनावेश को यहाँ पर लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। चालक में उत्पन्न विद्युत विभव को हम V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू कहते हैं। डब्ल्यू बटा क्यू कहते हैं। डब्ल्यू क्या है? तो किया गया कार्य है, और क्यू क्या है? धनावेश है, यानी कि आवेश है, और भी क्या है? विभव है। विद्युत विभव का मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए, कार्य को हम जूल बोलते हैं और क्यू मतलब आवेश, तो आवेश को हम कूलाम बोलते हैं, तो जूल प्रति कूलाम को उसी को हम बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। विभवांतर क्या होता है? तो किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हो तो उन बिंदुओं को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई आवेश क्यू है और ये मान लीजिए कि आवेश यहाँ है और इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। तो विभवांतर क्या होते हैं? डेल्टा भी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बटा क्यू। क्यू क्या है? यानी डब्ल्यू है आपका किया गया कार्य और क्यू क्या है? आवेश, ठीक है। विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर विद्युत धारा का प्रवाह अगर बंद आप मार्ग बना रहे हैं तो उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि एक रास्ता है। क्या है? विद्युत परिपथ एक रास्ता है जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव होते हैं, जैसे कि सेल, ठीक है, विद्युत उपकरण, ठीक है, स्विच, तार आदि लगे होते हैं, ठीक है। तभी ये क्या बनता है? विद्युत परिपथ बनता है। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कि ये क्या होता है? चालक का एक गुण है जिसके कारण उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, यानी विरोध करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विद्युत प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है भैया, क्या दे रहा है कि ओम का नियम। तो कह रहे किसी चालक का ताप व अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदली तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें प्रवाही धारा का अनुपात नियत रहता है। यानी कि वही कहने का अर्थ है कि अगर किसी चालक में अगर उस चालक की लंबाई, उसकी तापमान और उसकी क्षेत्रफल में हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, यानी कि उसको हम नियत रखते हैं, तो विद्युत धारा जो होगी यानी कि जो विभव होगी वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो भी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? बोलते ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम का नियम, ठीक है। यही यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? देखो भैया, यहाँ पर दिया गया है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो भी बटा में आई इक्वल टू आर होता है। आर एक नियतांक है, या भी इक्वल टू आई आर होता है। तो आर क्या है? चालक का विद्युत प्रतिरोध है। क्या है? ये प्रतिरोध है, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है भैया कि प्रतिरोध का संयोजन है ना,
तो प्रतिरोधों को विद्युत परिपथ में निम्न प्रकार से संयोजित किया जाता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, जो अभी समझा हमने, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो होती है सभी प्रतिरोधों में समान धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान रूप से प्रवाहित होगी, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य रोध अधिकतम होता है, यानी कि जो हम तुल्य रोध निकालेंगे, यानी तुल्य प्रतिरोध, यानी हम कुल प्रतिरोध जो निकालेंगे वो R इन तीनों को जोड़ने के बाद होगा। R1 R2 R3 या जितने होंगे प्रतिरोध उनको जोड़ने के बाद ही प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से निकाली जाती है। ओके ओके। अब यहाँ से देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होता है, यानी कि जो समांतर क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध का तुल्य जो प्रतिरोध होगा, ये जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा यह सबसे न्यूनतम होता है, यानी न्यूनतम जो प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक आता है मिश्रित क्रम संयोजन, मतलब इसमें श्रेणी क्रम भी होता है और समांतर क्रम भी होता है, दोनों मिक्स करके होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह मिश्रित क्रम संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। इस प्रकार के प्रतिपथ जटिल परिपथ होते हैं। देखिए ये दोनों क्या होते हैं, ये आपस में क्या है, समांतर श्रेणी क्रम में है, और ये आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। लेकिन ये दोनों जोड़ने के बाद जो आएगा और ये दो जोड़ने के बाद जो आएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया समांतर क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें होती है तो इसे बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपको वीडियो ऐसे ही वीकली बेस पर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे पास बनाने के लिए वीडियो, तो आपको हर वीक में एक वीडियो मिल जाएगा। कोशिश करूँगा कि हर वीक में एक वीडियो डाल दूँ और बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, तो एक सीखने के तौर पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।